नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट सैंडी आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, रिश्तों का मूल्य। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक घर में अपने बेटे और बहू के साथ एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा भूख से परेशान हो रही थी। सुबह से बहू ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, इसलिए बूढ़ी अम्मा दोपहर के खाने की राह देख रही थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही बूढ़ी अम्मा बहू के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। बूढ़ी अम्मा का कहना सुनकर बहू मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कोई काम ही नहीं है आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वहीं खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के बूढ़ी अम्मा का मन उदास हो गया। फिर बूढ़ी अम्मा धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। बहू गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? बड़बड़ाती हुई बहू किचन में गई और फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर बूढ़ी अम्मा के आगे रखकर बोली, खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर बहू घर के बाहर चली गई। चावल कई दिन के होने के कारण खराब हो चुके थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा ने वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकाल कर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और खाई, और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। बहू ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह उसका भी घर था। वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा राजेश उधर आया और बोला, माँ आजकल बहुत महंगाई बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पिताजी की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर में थोड़ी मदद होगी। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद राजेश गला साफ करते हुए बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली, पर वह तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी, टॉयलेट रूम बाथरूम कैसे जाऊंगी? राजेश बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही पर रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा है, पिताजी के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? बूढ़ी अम्मा कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं। उस रूम में सब सुख सुविधा हैं। उस पर राजेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वो हमने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे अच्छे से पता है कि तेरी बहू के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। बूढ़ी अम्मा अब सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए राजेश ने जो कहा उस पर बूढ़ी अम्मा ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वह वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। अब घर में नया किराएदार भी आ गया था। सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम राम था, जो एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज राजेश और उसकी पत्नी बूढ़ी अम्मा के साथ किया गया सलूक देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा राम को अपने बेटे जैसा मानने लगी।
राम भी आते जाते बूढ़ी अम्मा का हालचाल पूछा करता था, उसका ख्याल रखता था। राजेश उसकी पत्नी की बूढ़ी अम्मा से कुछ लेना देना नहीं था। कुछ बचा हुआ खाना उसकी थाली में रख कर जाती, बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। बूढ़ी अम्मा तो पहले ही समझ चुकी थी, फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसे उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी बूढ़ी अम्मा को बहुत रोना आता था। बूढ़ी अम्मा राम को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी। जब मेरे पति काम पर जाते थे तब हम घर में हम दोनों बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब भी राजेश को उन्होंने घर खर्च में मदद किया। जब तक मेरे पति घर चला रहे थे राजेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब मजबूरी में राजेश का घर का खर्चा चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच में मेरे पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे, तो राजेश पैसे बचाने के लिए सिर्फ आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में मेरे पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब राजेश ने उनकी दवाई बंद कर दी थी। वो भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। मैं बहुत घबरा गई और राजेश के कमरे में का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी, तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। उस पर राजेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। बूढ़ी अम्मा रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राजेश रोने का नाटक करने लगा। बहू तो ऐसे रो रही थी जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ बूढ़ी अम्मा को, पर अब वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ी अम्मा के आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मन ही मन मानती थी कि मेरे पति की मौत आप दोनों जवाबदार हो, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। बूढ़ी अम्मा के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, राजेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद बहू और राजेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। बूढ़ी अम्मा को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन उनका किराएदार राम उसके पास आया और बूढ़ी अम्मा को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा बहू और राजेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। बूढ़ी अम्मा का कहना सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। राजेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में बूढ़ी अम्मा ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, राजेश तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है,
और बहू तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें ध्यान से सुन लो। ये बातें सच्ची हैं कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊँगी। अब तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे और ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राजेश और बहू दोनों ही चौंक गए। राजेश और बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि बूढ़ी अम्मा घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको बूढ़ी अम्मा की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया। बूढ़ी अम्मा का कहना सुनकर राजेश गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस पर घर पर मेरा अधिकार है, पर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक यह घर मेरे ही नाम पर है। बूढ़ी अम्मा अब गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी ने मुझे छोड़कर चले गए हैं। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिताजी का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। राजेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे। अब दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर से हमको मत निकाल। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। बूढ़ी अम्मा ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे ही परिवार के बारे में सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा अपने रूम में चली गई। राजेश और बहू शांत बूढ़ी अम्मा को जाते हुए देखते ही रह गए। बूढ़ी अम्मा ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। राम की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा और उन बूढ़ी अम्मा को राम के रूप में अपना बेटा भी मिल गया। माँ बाप का सम्मान करो। दोस्तों, माँ बाप ने ही आपको ये बहुमूल्य जीवन दिया है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें।